हेलो एवरीवन। तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो नहीं बन पाई थी अब तक, डिले हो गया है और इस बीच में रिज़ल्ट भी आ गया है। रिज़ल्ट आने के बाद बहुत से कैंडिडेट के मैसेज आए हैं, दोनों ही टाइप के मैसेज आए हैं कि सिलेक्शन हुआ भी और नहीं भी हुआ है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट तो यही कहूँगा कि सिलेक्शन जिनका हुआ है उनको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है तो ये कोई एंड नहीं है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग है। जिनका नहीं हुआ पहले उनके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, जिनका हुआ है उनके लिए बाद में जो अनाउंसमेंट है वो बताता हूँ। देखिए, पेपर में कुछ प्रोसेस होती हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत फास्ट उस प्रोसेस में घुस जाते हैं, या हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो कंप्लीट नहीं होती, तब हम इस पेपर में घुस जाते हैं, मतलब इन पेपर के प्रोसेस में। तो कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट जो आप सोचते हैं वो नहीं मिल पाता है ना। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ ज़्यादा गलत हो गया या कुछ ज़्यादा सही हो गया। इन चीज़ों में घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो, बीइंग ए स्टूडेंट आपको इन चीज़ों में नहीं जाना होता है। आपने, जैसे मैंने बहुत से कैंडिडेट का देखा जिनका सिलेक्शन 2 नंबर से 4 नंबर से रह गया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, एक ही चीज़ कहूँगा कि 95% तक आपकी तैयारी थी। अगर देखा जाए भाई, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो 5% का मार्जिन रहा है लगभग, है ना। किसी का 2%, किसी का 1%, तो इतने मिनिमम मार्जिन से आपका सिलेक्शन रुक गया है। मैटर क्या बनता है कि इसका मतलब ये है कि 95% तो तैयारी थी ना आपकी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, आगे अभी जो वैकेंसीज आने वाली हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप उन कैंडिडेट से तो बहुत आगे हैं जो कैंडिडेट अभी स्टार्ट करने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन। ठीक है, आप लगभग 90% से ज़्यादा उनसे मतलब ज़्यादा प्रिपेयर हैं, और आपका चांसेस अब ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा, अब आपको ये पता चल चुका होगा कि आपकी आखिर कमियां कहाँ पे रही हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो डिमोरलाइज ना करें अपने आप को। ठीक है, कोई ऐसा मतलब कोई फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम पे सिलेक्शन नहीं होता तो कोई घबरा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स होके अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए इस चीज़ के लिए कि हाँ ठीक है, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ बट नेक्स्ट टाइम होगा, और जितनी तैयारी आपने की अब अपने आप को रिविजन में लगा दीजिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है एकलव्य मॉडल्स की, और वो अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 36,000 के आसपास गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो मे बी 30,000 तो उसके अंदर या 28,000 तो उसके अंदर टीचिंग स्टाफ होगा। ठीक है, तो उस वैकेंसी पे अपने आप को फोकस कीजिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी इतना मतलब टाइम वेस्ट करने का आपके पास टाइम है, क्योंकि जी 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी इस टाइम। और अब बात करूँगा मैं उनका जिनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, देखिए, अब तक आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया अपने आप को, या अब तक आप अपने आप को कैसे लेके चल रहे थे, वो अब तक मैटर चल, अब तक मतलब मैं ये कहूँगा कि अब तक वो मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैटर करेगा। 15 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट है। ठीक है, तो 15 तारीख से अगर इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं तो अब आपकी प्लानिंग या आपकी जो स्ट्रेटजी है इस एग्जाम को या इस इंटरव्यू क्लियर करने की, आखिर वो कैसे जाने वाली है। देखिए, मैं अपनी तरफ से इस पूरी प्रोसेस को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहला पार्ट तो ये रहेगा कि आज से लेके, मैं यही कहूँगा, आज से लेके और अगले 10 दिन तक लगातार आप अपने आप को बिल्कुल सेग्रीगेट कर दीजिए हर चीज़ से। आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व मत होइए, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक्स में फोकस करिए। जिस क्लास को आपको पढ़ाना है, जैसे टीजीटी वाले हैं तो टीजीटी वालों को अपना मतलब 6 to 10 पढ़ाना है, तो वो एनसीईआरटी बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए अपने। ठीक है, उन टॉपिक्स को टिप्स पे कर लीजिए जो आप अपने टीचिंग के प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब टॉपिक्स को बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए जो आपने प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, देखिए, उसके बाद आप निकलिए। अगर आपको लगता है उसके बाद कि नहीं, मुझे अब मॉक्स की ज़रूरत है या मुझे मॉक देना चाहिए, तो उसके बाद सोचिए मॉक्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी से भागदौड़ में लग जाएंगे ना मॉक्स की, कि मुझे इधर मॉक्स देना है, मुझे उधर मॉक्स देना है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पूरी प्रिपरेशन का या पूरे इंटरव्यू का, वो आपकी एनसीईआरटी बुक्स है। जिसको लगता है कि नहीं 100% मेरा कमांड हो चुका है एनसीईआरटी बुक्स पे, वो इधर उधर के बारे में सोच लीजिए अभी फिलहाल। बट अगर जिनको लगता है कि नहीं अभी फुल प्रिपेयर नहीं हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर लीजिए। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने मॉक नहीं दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं कि अगर आप मॉक दे देंगे सिलेक्शन हो जाएगा, मॉक नहीं देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। फॉर्मूला एक ही है कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी आपके टिप्स पे आ चुकी है, आप उसके अंदर क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं अपने नॉलेज के अंदर, आप जब कोई आंसर देने की बारी आ रही है तो आप गोल गोल नहीं घूम रहे हैं ना, आप कंसाइसली जो पॉइंट टू पॉइंट है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब सेकंड बात बताता हूँ मैं आपको,
इस इंटरव्यू की। देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, है ना, तो आपको जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो मैं बहुत से कैंडिडेट को देख रहा हूँ कि वो बातों को बहुत लंबा खींच रहे हैं, वो इतना ज़्यादा डिटेल्ड उसको समझाने में लग जा रहे हैं कि आखिर सामने वाला भी इरिटेट हो जा रहा है एक टाइम के लिए। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो सामने आपके इंटरव्यू ले रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी को तो मतलब वो कह सकते हैं कि आप उनके रात को भी उठा के पूछ सकते हैं, सोते सोते पूछ सकते हैं आप उनसे, उनका इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है एनसीईआरटी की जो आपका इंटरव्यू लेने आएंगे, क्योंकि जनरली उन्होंने एनसीईआरटी के थ्रू ही अपनी पूरी टीचिंग लाइफ को लिया है। तो उनके पास इतना टाइम या इतना पेशेंस नहीं होगा कि वो आपकी पूरी डिस्कशन को सुने बैठ के। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका ऐसा होता है, जैसे हम जब प्रिपेयर करते हैं, माना हमारे पास कोई आंसर है, माना 2 पेज का आंसर हमने लिखा है या उसको याद करना है या हमें पता है ये इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं? क्या 2 पेज बैठ के एक तरफ से याद करना शुरू कर देते हैं? नहीं करते हैं हमेशा। हम क्या करते हैं, हम हर पैरा, यार पहले तो उसको पैरा में डिवाइड कर देते हैं सॉरी, और पैरा के अंदर भी क्या करते हैं, हम पैरा के अंदर भी बिल्कुल एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं एक या 2 वर्ड का, कि ये इसका एक वर्ड है, ये एक्सट्रैक्ट है, इसको दिमाग में आया तो मैं पूरा पैराग्राफ लिख दूंगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप बुलेट पॉइंट्स निकालते हैं, यानी आप क्रक्स निकालते हैं हर पैरा में से। तो आपको अपना आंसर भी इसी टाइप में देना होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू डिपेंड करता है कि वो आपसे और डिटेल में जाना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। बट आप फर्स्ट अपने नॉलेज को बताए तो सही, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही पॉइंट को लेके आप बहुत लंबा टाइम खींच दें वहाँ पे, और अगला जो इंटरव्यू आपसे ले रहा हो उसको यही समझना है कि आखिर ये बताना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रक्स पे जाइएगा, लिमिटेड वर्ड्स यूज कीजिएगा और बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड यूज कीजिएगा, ज़्यादा समझाने में मत आइएगा, ठीक है, कि आप लोग वहाँ पे समझाने में लग जाएं बैठ के चीज़ों को। उसके बाद जो टीचिंग वाला मैटर था, जी टीचिंग में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैंने बहुत लोगों से पूछा भी है। टीचिंग में देखिए ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलने वाला इतना, तो मुझे पता है वहाँ पे कि आपको 15 से 20 मिनट मिल जाएंगे आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, इस टाइप से तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, ठीक है। पर हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्टार्टिंग होगी ना वो बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल होनी चाहिए, जो कि वहाँ प्रूव कर दे कि हाँ आपको नॉलेज है टीचिंग की, ठीक है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेरी तरफ से तो यही है कि मैं कल से डेली 11 बजे सेशन रखूँगा इंटरव्यू से रिगार्डिंग या इसकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक चैट ग्रुप इसलिए ओपन कर दिया है ताकि आप आएँ, अपने क्वेश्चन पूछें और आपको उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। क्योंकि अगर मैं यूट्यूब के भरोसे छोड़ दूँ अभी, तो आप लोग मैसेज डालते हैं या कमेंट्स डालते हैं और मैं उस कमेंट के वेट में बैठा रहा हूँ कब आएंगे, या आप वेट में बैठ रहे हैं मेरा आंसर कब आएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा लैग आ जाएगा आपकी प्रिपरेशन में। तो मेरी कोशिश यही है कि डेली 11 o'clock मैं चैट ओपन करूँगा, आपकी जो भी डिस्कशन चल रहे हैं, जो भी इशू हैं आपके, आप उसमें डिस्कस कीजिए, हम अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करेंगे आपको। और लास्टली एक ही बात कहूँगा कि अब टाइम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करने का है, ठीक है, इधर उधर भागने का टाइम नहीं है। अपने टीचिंग के जो टॉपिक हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए, सब टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी जो चीज़ें और ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन में आनी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में बताऊँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट के टीचर्स को भी, या उनकी जो राय है उस बारे में, उसको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो कल से 11 बजे डेली चैट मेरे टेलीग्राम चैनल पे रहेगा। मेन अब भी एक बात कहूँगा लास्ट में भी कि अब एनसीईआरटी का टाइम है और सिर्फ उसी में लग जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।